Assalamu alaikum. I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that we have completed the plasma membrane and I have taught you people in that lecture that I would be teaching you people transport in detail. So finally today we would be talking about transport, that what basically transport is, how many types of transport we have. We'll be discussing all the related terms about transport. Okay, चलो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट हम लोगों के पास टू टाइप्स का होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू वी हैव? We have two types of transport. The first one is called active transport. नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे, इधर थोड़ा डिटेल में आपको दूंगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अनदर नेम इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. चलो, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट विच नीड्स एटीपी, विच नीड्स एटीपी. वो ट्रांसपोर्ट जो आपके पास जिसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए. एटीपी क्या है आपके पास? एस को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं. आपके बॉडी में जितने भी एनर्जी है, मेरे पास मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मुझ में एनर्जी है. सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? एटीपी की. इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका डिटेल आप लोगों को चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के थे, उसमें पढ़ेंगे. सिर्फ इतना याद रखो कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी नीडेड हो, जिसमें आपके पास एटीपी चाहिए हो हर हाल में, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और वो ट्रांसपोर्ट जिसको एटीपी जरूरत नहीं हो, जिसको एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जरूरत नीडेड नहीं हो, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. विच डोंट नीड एटीपी. ओके, चलो, तो इससे आपको पता चलता है कि ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है. एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी आपके पास ये एटीपी डिपेंडेंट है. एटीपी के बगैर ये काम करने वाला नहीं है. ये आपके पास क्या है? एटीपी इंडिपेंडेंट. चाहे एटीपी हो या नहीं हो, इसका कोई भी काम नहीं. बोला है भाईजान मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता. ओके, एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. चलो, ये तो आप लोगों के पास हो गए. एटीपी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है. इसका एग्जांपल आपके पास सोडियम और पोटेशियम पंप देखा होगा, नर्वस इस चैप्टर में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में. अभी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे. डिफ्यूजन किसको कहते हैं, ये मैं आपको अभी क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं. इन टर्म्स को अभी याद कर लो तो आगे जाके आप लोगों को इश्यू नहीं होगा. if you do not learn it here, then you would be feeling some type of issues in next in upcoming lectures. okay, अभी वो तो डायरेक्ट फिर उधर मैं कहूंगा डिफ्यूजन के जरिए से हुआ. अभी कुछ बच्चे फिर सोचेंगे यार ये डिफ्यूजन क्या होता है. इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि डिफ्यूजन, ये कुछ टर्म्स है, ये याद रखो. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर concentration
higher concentration to lower concentration, to lower concentration. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना, मूवमेंट कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन, अगर एक जगह उसकी क्वांटिटी हाई हो और दूसरी जगह उसकी क्वांटिटी लो हो, तो ऐसा वो प्रोसेस जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाए, ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जुलाई का मंथ है और जुलाई में हम लोगों के पास बाहर हीट ज्यादा होती है एज कंसिडर्ड टू रूम। कंसिडर में आप लोगों के पास रूम में टेम्परेचर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, तो हीट कहाँ से ट्रेवल करेगा? हीट बाहर से जाके अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। चलो, इसके बाद आपके पास एक दूसरा टर्म जो ज्यादा यूज होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? बहुत सी आसान बात, वही डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल पोर, इसको छोड़ दो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ऑस्मोसिस। अगर आपके पास डिफ्यूजन हो किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, यानी आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसीडर कर दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड से पानी इनसाइड की तरफ आ रहा है, तो बाहर उसका कंसंट्रेशन क्या है? लार्ज है। इनर सेल में इसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में क्या है? कम है, लो है। तो इसी वजह से जो मूवमेंट बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आएगा या नहीं, तो इस तरह के मूवमेंट को, किसका? इस तरह के डिफ्यूजन को, किसके डिफ्यूजन को? वाटर के डिफ्यूजन को फिर हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। आसान सी, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या होते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाना, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर ये डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ वाटर का हो जाए, तो फिर इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म भी यूज होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या यूज होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। movement of molecules, movement of molecules through carrier protein, through carrier protein is known as फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटी से, जिसको हम लोग किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, सही है। तो अगर कोई मॉल में आपके पास वहाँ पे ज्यादा क्राउड हो, रश हो ना, तो इसका एग्जांपल मैं वहाँ से रिलेट कर देता हूँ। तो क्राउड वहाँ पे रश ज्यादा हो, तो एक आम सा बंदा वहाँ पे जाके वो तो लाइन में खड़ा होगा, ओके। लेकिन अगर पीएम आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो वहां पे वो फौज, वो जो आर्मी होगा या पुलिस होगा, उसके जरिए वो क्राउड को साइड करके डायरेक्ट अंदर ले जाएगा। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी या नहीं कर दी, तो इस तरह के डिफ्यूजन को फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास कुछ प्रोटीन्स पाए जाते थे या नहीं, जो इंटरनली बुरीड थे या कुछ कंप्लीटली थे, कुछ हाफ थे। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स करते हैं, सही है।
पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो किसी कैरियर प्रोटीन के जरिए हो जाए, इस तरह के मूवमेंट, इस तरह के डिफ्यूजन को फिर हम लोग कौन सा डिफ्यूजन कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो बेसिक टर्म्स है समझ में आई होगी। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बल्क ट्रांसपोर्ट। आप लोगों के पास जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ये क्या होता है? आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है और ये फिर आपके पास कितने टाइप का होता है? सिर्फ इधर क्या लिख लेते हैं? बल्क। बल्क का मतलब ये है कि जो बहुत लार्ज अमाउंट में हो। बल्क ट्रांसपोर्ट आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं और दूसरे को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस का एक और नाम भी है जिसको हम लोग फेगी कहते हैं। इसका तीसरा नाम इसको हम लोग सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुआ है, एक है इंडोसाइटोसिस और दूसरा आपके पास क्या है? एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस अगर ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर हो जाए यानी विद इन सेल हो जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब है विद इन और साइटोसिस का मतलब है सेल। यानी अगर आपके पास जो ट्रांसपोर्ट विद इन सेल हो जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को इंडोसाइटोसिस, और एक्सो का मतलब है आउट ऑफ सेल, आउट, एंड साइटोसिस का मतलब है सेल। यानी अगर आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो आउट ऑफ सेल हो जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं या ईफेगी कहते हैं या सेल वोमिटिंग कहते हैं। चलो, अभी इंडोसाइटोसिस चूंकि सेल के अंदर आया, इसके फिर आपके पास टू टाइप्स है। एक को हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एक को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं, साइटोसिस। अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट जो विद इन सेल आया है उसमें पानी है तो ऐसे इंडोसाइटोसिस को हम लोग फिर पिनोसाइटोसिस, पिनो का वर्ड जो है वाटर, ये कौन सा प्रोसेस है? ये सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। और फेगो का मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंसेस। और इस अगर आपके पास कोई फूड आ जाए सेल के अंदर तो फिर ऐसे इंडोसाइटोसिस को फिर हम लोग कौन सा इंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? सेल ईटिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सेल ईटिंग प्रोसेस है। वो वेजिकल, वो थैला जिसके अंदर पानी आया है, इस तरह के वेजिकल को फिर हम लोग पिनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसोम या पिनोसोम कहते हैं। और ऐसे वेजिकल जिसमें फूड पार्टिकल इंटर किया हो तो आपके पास ऐसे वेजिकल को फिर हम लोग फेगो क्या कहते हैं? फेगोसोम कहते हैं। ये पिनोसोम, फेगोसोम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्टोपिक लाइसोसोम में आएगा। तो ये याद रखिए, अगर सेल के अंदर वाटर का जो सेल के अंदर पानी आ जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को इंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस कहते हैं और उस वेजिकल को पिनोसोम। और अगर फूड पार्टिकल की एंट्री हुई तो ऐसे साइटोसिस को फेगोसाइटोसिस और उस वेजिकल को
फेगोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वाइंड अप हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सलवाल के बारे में। सलवाल हम लोगों के पास क्या होता है, ये टॉपिक वाइंड अप करने के बाद हम लोग फिर बेसिक जितने भी टर्म्स है वो खत्म कर चुके होंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में शुरू करेंगे। ओके, चलो अभी सलवाल के बारे में बात करते हैं। सलवाल हम लोगों के पास क्या होते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट सलवाल। चलो सलवाल, सबसे पहली बात, by whom Salwal was discovered, I already taught you people in the first lecture. Okay, जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 में हिस्ट्री ऑफ सेल में मैं आपको बता चुका हूँ कि सलवाल किसने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक नाम था। उसने 1665 में एक डेड सेल डिस्कवर किया था, उसने उसको सेलुले कहा। आजकल हम लोग इसको सेल वॉल कहते हैं। इसका डिटेल अगर आप लोग चाहते हो कि किस तरह डिस्कवर किया तो लेक्चर नंबर 2 देख लो। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि अभी मैं उसको डिटेल से बता सकूं। चलो सलवाल आपके पास क्या होता है, ये आउटर मोस्ट होता है। सलवाल कहाँ पे पाया जाता है, आउटर मोस्ट है। नंबर 2, ये नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है, यानी लिविंग लेयर नहीं है। नंबर 3, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हिफाजत प्रोवाइड करता है इंजरी से, पैथोजन से। इन सब से प्लांट्स को कौन प्रोटेक्ट करवा रहा होता है, सलवाल करवा रहा होता है कि। और उसका इसका चौथा पॉइंट, इसका जो कंपोजिशन है ये वेरी करता है। चलो कंपोजिशन क्या करता है, वेरी करता है, वेरी करता है। वेरी से क्या मुराद है, ये प्लांट में किसी और से चीजों से बना होगा, बैक्टीरिया में किसी और से, एल्गी में किसी और से, फंजाई में किसी और से। चलो आपके जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स में जो सलवाल है वो मेनली सेलुलोज से बना है। किससे बना है, सेलुलोज से बना हुआ है। और आपके पास फंजाई में, किसमें, फंजाई में सलवाल काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, ये होमोपॉलीमर ऑफ नेक है। चैप्टर नंबर 2 में ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रखो कि फंजाई क्या है, फंजाई का सलवाल किस चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। ओके, आपके पास बैक्टीरिया का सलवाल किस चीज से बना हुआ है, बैक्टीरिया का सलवाल आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहां पे एक सवाल आ सकता है कि ये जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नॉन सेलुलोजिक है। क्या है, इसको नॉन सेलुलोजिक भी कह सकते हो। नॉन सेलुलोजिक क्यों कहते हो, क्योंकि ये सेलुलोज से, सेलुलोज से नहीं मिलकर बना हुआ है। इसको आप लोग म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हो, म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हो। इसका लास्ट नाम म्यूकोपेप्टाइड और ये म्यूरिन, ये आपको फेडरल बुक में मिलेगा। बैक्टीरिया का सलवाल किस चीज से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये नॉन सेलुलोजिक है, या ये म्यूकोपेप्टाइड से बना हुआ है, या म्यूरिन से। आपके पास जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है या नीट एग्जाम है, उसमें कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया, सलवाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन में या पेप्टाइडोग्लाइकेन दिया होगा,
या नॉन सेलुलर, वो नॉन सेलुलोजिक नहीं दे, वो फिर ये नॉन सेलुलोजिक का इस तरह पूछ सकता है कि विच आपके पास वो कौन सा जो एनिमल का सेल वॉल है जो सेलुलोज से नहीं मिलकर बना हुआ है, तो फिर आप बैक्टीरिया कहोगे। और ये म्यूकोपेप्टाइड भी ऑप्शन में आ सकता है, म्यूरेन भी ऑप्शन में आ सकता है। चलो ये तो आपके पास बेसिक हो गए। ये सेल वॉल जो है ना, ये एनिमल्स में एब्सेंट है, ये सबसे जरूरी पॉइंट, एब्सेंट इन एनिमल्स। आपके पास जितने भी एनिमल्स है इन सब में सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, इसका जवाब आप लोग लिख ले। ड्यू टू, बलूचिस्तान बोर्ड में क्लियर लिखा है, ड्यू टू लोकोमोटरी मूड ऑफ लाइफ। लोकोमोटरी मूड ऑफ लाइफ की वजह से आपके पास जितने भी एनिमल्स है उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो लास्ट पॉइंट, चलो लास्ट पॉइंट, ये तो सबको पता होगा कि आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट outer to plasma membrane। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पढ़ा चुका हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर होगा, बाहर होगा, क्योंकि ये डेड है, उसके अंदर तो नहीं होगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग सिस्टम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होगा, इनर बिल्कुल भी नहीं होगा। सेल वॉल के कुछ लेयर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल, मिडल लेवल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। ये मैं आपको बताता चलो, ये हम लोगों के पास इसके टाइप्स नहीं है, ये हम लोगों के पास इसके लेयर्स होते हैं। सही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये तो बेसिक टर्म्स थे। सेल वॉल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, आउटर होता है, नॉन लिविंग होता है। आपके पास सेल वॉल के 3 लेयर्स है। हाउ मेनी लेयर्स है? द सेल वॉल हैज 3 लेयर्स। एक को मिडल लेमिला कहते हैं, एक को लेमिला कहते हैं, दूसरे को फर्स्ट डिग्री यानी प्राइमरी या प्राइमरी वॉल कहते हैं, इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सेल वॉल हम लोगों के पास कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है? 3 लेयर्स पर, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो आपके पास मिडल लेमिला जो है ना, वो लास्ट में मैं लेक्चर आपके पास एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा, वो आज से भी समझाऊंगा। फिलहाल इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मिडल लेमिला आपके पास स्टिकी होता है। क्या होते हैं? स्टिकी इन नेचर होता है। क्या होते हैं? स्टिकी इन नेचर। यानी ये आपके पास दो चीजों को, 2 सेल को, एक सेल है दूसरा सेल है, दरमियान में कुछ आपके दरमियान में आपका मिडल लेमिला प्रेजेंट होता है। ये इस सेल को और इस सेल को चिपकने देता है। स्टिकी है तो इसी वजह से चिपकने में मदद करता है। एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर, एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर, ये सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता है। सीमेंटिंग लेयर का मतलब है, अभी हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में हम लोगों के पास ईंट पे हम लोग सीमेंट लगाते हैं, उनके दरमियान, यानी एक ईंट और दूसरे ईंट के दरमियान हम लोग सीमेंट लगाते हैं, उसकी मदद से
ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते या नहीं होते। तो इसी तरह आपके पास जो मिडल लेमला है वो सीमेंटिंग की लेयर की तरह काम करता है, यानी एक सेल को दूसरे सेल से चिपकने में मदद देता है। ये थिन लेयर होता है। क्या होता है? इट इज थिन। ये आप लोगों के पास पतला लेयर होता है और उसके साथ साथ इसका कंपोजिशन बलूचिस्तान बोर्ड में बहुत सा लंबा पेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड, बहुत से वो लिए, लेकिन मिडल लेमला अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एनसीईआरटी ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है। कैल्शियम पेक्टेट, ये आपके पास कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना हुआ है। कैल्शियम पेक्टेट के साथ एक चीज लिखो, कैल्शियम पेक्टेट मेजर होता है, यानी ज्यादातर आपके पास मिडल लेमला में कौन सा क्या चीज होगा? कैल्शियम पेक्टेट होगा। उसकी कंपोजिशन किस चीज से बना होगा? ये कैल्शियम पेक्टेट से बना होगा। इसका लास्ट पॉइंट ये है कि ये हेल्प इन softening and ripening of food. आपके पास कुछ फल होते हैं, यानी ये तो सारे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिडल लेमला भी प्लांट्स में होगा, सेकेंडरी प्राइमरी वाले सारे प्लांट्स में होते हैं। फल जब उसके शुरुआत में ये कच्चे होते हैं या नहीं है, तो उसमें कच्चे इस वजह से होते हैं मिडल लेमला का जो अमाउंट है, जो मिकदार है, उसमें कम होता है। वक्त के साथ जब मिडल लेमला का जो अमाउंट है उस फल में ज्यादा हो जाए तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और राइपन का मतलब ये पक जाते हैं। तो इन जो फ्रूट्स है इनको कौन राइपन करता है, कौन सॉफ्ट बनाता है? द आंसर इज मिडल लैमेला। ओके, चलो अभी नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी वाल कहते हैं। चलो अभी मिडल लेमला तो हो गया, प्राइमरी वाल के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी वाल आपके पास सिंगल लेयर होता है। कितने लेयर होते हैं? सिंगल लेयर होता है। और इसी तरह आपके पास ये थिन होता है। और इसका तीसरा पॉइंट, ये यंग प्लांट्स में मौजूद होता है। यंग प्लांट्स में आप लिख लो प्रेजेंट इन यंग प्लांट्स। टाइम नहीं है तो वीडियो काफी बड़ी हो गई, इस वजह से मैं जल्दी करवा रहा हूँ। यंग प्लांट्स में आपके पास जो प्राइमरी वाल है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? यंग प्लांट्स में। और लास्ट पॉइंट इसका लिख लो डिमिनिशेस आफ्टरवर्ड्स, या कुछ लोग अगर आफ्टरवर्ड्स का मतलब है लेटर ऑन, यानी जब सेकेंडरी वाल आ जाता है तो प्राइमरी वाल खत्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। ओके, ये हम लोगों के पास प्राइमरी वाल था। सेकेंडरी वाल के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास 3 लेयर होता है। सेकेंडरी वाल आप लोगों के पास खुद कितने लेयर से मेड अप होता है? 3 लेयर से मेड अप होता है। और ये लेस इलास्टिक होता है, यानी इलास्टिसिटी इसमें इतनी मौजूद नहीं होती। ये भी इलास्टिक इन नेचर होता है। मिडल लेमला भी इलास्टिक होता है, लेकिन आपके पास जो सेकेंडरी वाल है वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि इसने क्या प्रोवाइड करना है? थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये थिकर होता है। क्या होता है? थिकर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि इसने वापस क्या करना होता है?
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, आपके पास सेकेंडरी वाल हम लोगों के पास क्या है, थिकर होता है। क्या होता है, थिकर होता है। ये कितने लेयर से मिलकर बना हुआ है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, आपके पास ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आउटर टू पीएम। पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ओके, देख लो, अगर मैं आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर बना दूं इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी वाल सेकेंडरी वाल ये कहां पे होते हैं। ओके, चलो इस डायग्राम की मदद से अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेल वाल, मिडल लेमला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल किस तरह पाए जाते हैं। इसका मैं आपके पास एक सेल बना रहा हूं, इसी तरह इधर मैंने दूसरा सेल बनाया। इसको कंसिडर कर दो कि आपके पास क्या है, प्लांट के सेल है। अभी ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इसके दरमियान जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकने देता है, चिपकने में मदद करता है, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग मिडल लेमला कहते थे। और उसी तरह आपका ये जो सबसे आउटर है, सबसे आउटर तो मिडल लेमला है, उसके अंदर फिर क्या है आपके पास, ये प्राइमरी वाल कहते हैं इसको। प्राइमरी वाल के अंदर एक और लेयर होता है, इसको फिर हम लोग सेकेंडरी वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाल कहते हैं। ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। अगर हमें पूरे 3 लेयर बना दूं तो फिर ये इस तरह होगा। डायग्राम थोड़े तेजी में बना रहा हूं, हो सकता है समझ में आएगा। तो ये आपके पास, इसको कंसिडर कर दो S1, इसको कंसिडर कर दो S2 और इसको कंसिडर कर दो S3। तो ये सवाल आ सकता है कि प्राइमरी जो सेकेंडरी वाल में सबसे ओल्ड कौन सा है, सबसे ओल्ड कौन सा बना था, S3 बना था, सॉरी S1 बना था। तो ये ओल्डेस्ट है, ये आपके पास क्या है, ओल्डेस्ट है। और सबसे बाद में कौन सा बना, S3 बना, तो ये न्यूवेस्ट है, यानी सबसे बाद में बना, न्यू है, सबसे न्यू है। और उसके बाद आपके फिर क्या मौजूद होता है, पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकने में मदद करता है उसको हम लोग मिडल लेमला, और मिडल लेमला से इनर फिर आपके पास प्राइमरी वाल, फिर उससे इनर सेकेंडरी वाल, फिर सेकेंडरी वाल के आपके पास 3 और ले रहे। उसके बाद आपके पास फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।